नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को विदित है कि हम लोग इस समय प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आपको अलग अलग सब्जेक्टों में अलग अलग तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करें और हो सके तो अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। चलिए दोस्तों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। जो आज की श्रृंखला रहने वाली है वो उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित रहने वाली है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित प्रत्येक प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। यदि कोई भी परीक्षा उठा के ले लीजिए, उसमें राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित एक प्रश्न पूछा ही जाता है। या उसका स्थापना पूछा जाएगा, या उसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा, या किस जनपद के अंतर्गत है, और या कहें इसको किस नाम से जाना जाता है, ये इत्यादि चीज़ें इसके अंतर्गत पूछी जाती हैं। इसलिए ये श्रृंखला अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला। राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, कभी क्वेश्चन आ जाएगा उत्तराखंड के अंतर्गत, तो वो क्रम इस प्रकार से देखिए। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो अपने आप में विश्व विख्यात है, ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका वर्ग किलोमीटर या क्षेत्र के बारे में बात करें, या इसका क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो 520.82 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला है। और ये नैनीताल जनपद के अंतर्गत है, और थोड़ा सा इसका पौड़ी जनपद को भी हल्का सा छूता है इसकी दायरे, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका क्षेत्रफल की यदि हम बात करें, ये 624.60 किलोमीटर इसके क्या है, इसका क्षेत्रफल में फैला है। ये किस जनपद के अंतर्गत आता है? ये चमोली जनपद के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं मैं उसी का समावेश आपके सम्मुख लाया हूँ। देखिए, ज़्यादातर एग्जामिनर क्या पूछता है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, ये आपके सम्मुख से रख दिया। इसका क्षेत्रफल के बारे में पूछेगा तो आपके सामने है, और ये किस जनपद के अंतर्गत है ये बता दिया। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फूलों की घाटी की। जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसको विश्व धरोहर यूनेस्को की श्रेणी में भी रखा गया है, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को भी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की श्रेणी में घोषित किया गया है, ठीक है। अब यदि मैं बात करूँ फूलों की घाटी की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, जब 1882 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और ये फूलों की घाटी का एक ही साथ इसकी स्थापना हुई थी। यदि हम बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है फूलों की घाटी का, तो 87.50 वर्ग किलोमीटर में ये उद्यान फैला हुआ है। फूलों की घाटी जो है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूल पाए जाते हैं, और प्रकृति का एक ऐसा समावेश इस घाटी में देखने को मिलता है, जहाँ पर अनगिनत प्रजाति के फूल विभिन्न रूप में आपको देखने को मिलेंगे। चमोली जनपद के अंतर्गत ये स्थित है। ये इसका जब जनपद पूछा जाएगा तो चमोली जनपद के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। जब नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें या फूलों की घाटी के उद्यान की यदि हम बात करें, उसके एक साल पश्चात राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम इसका क्षेत्रफल की यदि बात करें, 820.42 वर्ग किलोमीटर के दायरे में यह फैला है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। यदि हम बात करें ये किन किन जनपदों को ये स्पर्श करते हुए ये राष्ट्रीय उद्यान स्पर्श करता है, तो ये किसी जनपदों में फैला है। देखिए, हरिद्वार में तो ये हरिद्वार में है, पौड़ी को भी ये छूता है, और देहरादून के अंतर्गत ये 3 जनपदों में ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान फैला है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अब देखिए, हम जो आपके सम्मुख में जो क्षेत्रफल लेके आया हूँ उसके अंतर्गत गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक ज़्यादा है, ठीक है। अब उसका जो है 2390.02
ये इसका ये क्षेत्रफल है, इसका वर्ग किलोमीटर, इतने किलोमीटर दायरे में ये फैला हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं 5वें नंबर का, जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण में सबसे बड़ा है। ठीक है, अब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद के अंतर्गत है। देखिए, अब जनपद पूछ लेगा तो उत्तरकाशी है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, उत्तरकाशी के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। आपके सम्मुख से राजा जी रख देगा, या फूलों की घाटी, या नंदा देवी, या कॉर्बेट, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अब गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान रखा जाएगा तो आप श्योरली इसे टिक कीजिएगा। देखिए, गंगोत्री जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी जो स्थापना हुई थी, ये 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो क्षेत्रफल है 2390.2 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत ये जिला है जो इसके अंतर्गत ये आता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो अगला प्रश्न है वो अपने आप में भी महत्वपूर्ण है। जो अगला प्रश्न आपके सम्मुख से है वो है आपका, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी और ये किस जनपद के अंतर्गत आता है और इसका क्षेत्रफल क्या है, इस पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करते हैं, 1990 में इस उद्यान की स्थापना की गई थी, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका 472.8 इसका क्षेत्रफल है, और ये उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत स्थित है। अब हमने बात करी राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें, कभी क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से पूछा जाएगा कि सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देखिए, यदि हम सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें तो वो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई थी 1936 में हुई थी, उसके पश्चात और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना हुई थी। सर्वाधिक जो पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब बात करते हैं इस श्रेणी की में जो राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे कम क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कभी क्वेश्चन आए दोस्तों। फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 87.50 वर्ग किलोमीटर दायरे में फैला है, ये है। और सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल वाला कौन सा है, आपको बता दिया, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा क्षेत्रफल के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो 2390.02 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं वन्य जीव विहार के बारे में। बात करते हैं वन्य जीव विहार क्या होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, ये वन्य जीव विहारों को इसलिए स्थापित किया जाता है जहाँ पर जो वन्य जीव होते हैं, जैसे कि कोई प्रजाति होती है, जैसे हिरन मान लीजिए, इम्पाला मान लीजिए, और हाथी मान लीजिए, और टाइगर, ये बहुत से ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनको इन वन्य जीव विहारों में क्या किया जाता है, संरक्षण दिया जाता है। क्योंकि जो जानवर या पशु पक्षी विलुप्ति की कगार में होते हैं उनको यहाँ पर आश्रय दिया जाता है, और वहाँ पर इन की प्रजनन क्रिया को प्रारंभ किया जाता है। इनकी जो संख्या होती है, उनकी संख्या बल को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि जिस प्रकार से अवैध रूप से शिकार होता जाता है जीव जंतुओं का, उसको मद्देनजर रखते हुए ये वन्य जीव विहारों को स्थापित किया जाता है, जहाँ पर हमारे जो विलुप्ति की कगार पर की जो श्रेणी में जो जीव जंतु पहुँच चुके हैं, उनको संरक्षण इस जीव विहार या वन्य जीव विहार के अंतर्गत दिया जा सकते हैं। इनका संरक्षण मेन उद्देश्य होता है, इनका संरक्षण यहाँ पर प्रदान किया जाता है। मान लीजिए बहुत से ऐसी प्रजाति के वृक्ष होते हैं जो विलुप्ति की कगार में होते हैं, जो दुनिया भर में और कहीं नहीं पाए जाते, उनकी कुछ ही प्रजाति बची रहती है। उनको बचाने के लिए इन राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना होती है और उनको फलने फूलने का यहाँ पर मौका दिया जाता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं जो जीव विहार है। अब हम बात करते हैं गोविंद वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, ये उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत ये स्थित है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो क्षेत्रफल है ये 485.89 वर्ग किलोमीटर के दायरे में ये फैला है, और उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं केदारनाथ वन्य जीव विहार। देखिए,
केदारनाथ वन्यजीव विहार इसलिए स्थापित किया गया है जो इस क्षेत्र में जितने भी या बात करें हिम तेंदुए हैं या बड़े बड़े बारहसिंगा हैं जो ऊंचे पहाड़ों की तरफ रहते हैं, उनका जिस प्रकार से अवैध शिकार हो रहा है तो उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना की गई। जो इसकी स्थापना की गई थी ये की गई थी 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। और यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें 975.20 इसका वर्ग किलोमीटर के दायरे में ये केदारनाथ वन्यजीव विहार फैला है। ये चमोली जनपद के अंतर्गत ये स्थित है। देखिए कभी क्वेश्चन आ जाता है कि केदारनाथ वन्यजीव विहार किस जनपद के अंतर्गत है। ये चमोली जनपद के अंतर्गत है और इसकी स्थापना कब हुई थी 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं अस्कोट वन्यजीव विहार स्थित है। कभी जब ये अस्कोट वन्यजीव विहार आता है परीक्षाओं में तो लोग क्या करते हैं पिथौरागढ़ और बागेश्वर दिया जाता है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं बागेश्वर को इसको टिक कराए थे क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वो बागेश्वर और पिथौरागढ़ का जो मध्य भाग इससे मिलता जुलता है। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बागेश्वर को टिक करें। दोस्तों ऐसा ना करें। अगर अस्कोट वन्यजीव विहार की यदि बात आती है तो ये पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत है और 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। यदि हम इसकी क्षेत्रफल की बात करें कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये 599.93 वर्ग किलोमीटर दायरे में ये वन्यजीव विहार फैला है जिसे हम अस्कोट नाम से जाने जाते हैं। पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत स्थित है। अब ये किस मंडल के अंतर्गत है कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भैया केदारनाथ वन्यजीव विहार किस जनपद के अंतर्गत किस मंडल के स्थित है। ये गढ़वाल मंडल के स्थित है। और अगर अस्कोट वन्यजीव विहार के बारे में पूछा जाएगा तो कुमाऊं के अंतर्गत है या कुमाऊं के पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोना नदी वन्यजीव विहार है कहाँ स्थित है। ये पौड़ी जनपद के अंतर्गत स्थित है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। आज इस वन्यजीव विहार को 33 साल पूरे हो चुके हैं और इसका जो क्षेत्रफल है 301.18 किलोमीटर वर्ग दायरे में ये फैला हुआ है। अब बात करते हैं पिनार वन्यजीव विहार। ये पिनार इसे नोट कर लीजिए। पिनार वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है। देखो नहीं पिनार नहीं बिनसर है, सॉरी बिनसर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है। यह है आपके अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत स्थित है और इसका जो स्थापना हुई थी वो जो बिनसर की तो ये 1988 में इस की स्थापना हुई थी बिनसर वन्यजीव विहार की। तो इसमें इसका जो क्षेत्रफल है वर्ग कितने किलोमीटर में फैला है 47.07 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला है। देखिए वह जो बिनसर वन्यजीव विहार की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो बांज के और बहुत से ऐसे औषधि पौधे यहाँ पर इनको संरक्षण प्रदान किया गया है। और जो यहाँ पर यदि हम भालू, हिरन, चीता, गुलदार और क्या बोलते हैं इम्पाला और विंडवीज, ये बहुत ढेर सारे ऐसे वन्य जीव हैं जो जिनका संरक्षण बिनसर के अंतर्गत किया जाता है। ये बिनसर वन्यजीव विहार के अंतर्गत। और यहाँ पर बहुत से ऐसे रियर विलुप्ति की कगार में पहुंचने वाले ऐसे पेड़ पौधे हैं और औषधियों के तौर पे हम कहें या एलोवेरा की बात करें या फिर औषधियों के बारे में बात करें तो इन सभी चीज़ों का संरक्षण यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न। जो छठे नंबर का जो वन्यजीव विहार है ये मसूरी वन्यजीव विहार है। अगर ये इसकी जो स्थापना हुई थी 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम इसके वर्ग कितने किलोमीटर में फैला है तो ये 10.82 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और ये देहरादून जनपद के अंतर्गत ये स्थित है। अब नाधौर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये नैनीताल जनपद और चंपावत जनपद के अंतर्गत ये फैला हुआ है। क्योंकि नैनीताल जनपद है तो उसको थोड़ा सा हिस्सा ये जो उत्तरी पूर्व की हम बात करें तो ये नाधौर जो वन्यजीव विहार है ये चंपावत का भी इसमें हिस्सा आता है। चंपावत का आधा हिस्सा इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी आपके 2012 में और इसका जो क्षेत्रफल की यदि बात करें 296.95 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला है। और यदि हम इसका मुख्यालय की बात करें तो ये कालाडूंगे हल्द्वानी में इसका मुख्यालय बनाया गया है। ये तो थे आपके वन्यजीव विहारों के बारे में बात करें। अब इस
वन्यजीव विहार जो हमने बताए थे, इसके अंदर का यदि हम बात करें सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण में, यदि हम बात करें तो वो है आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार। सर्वाधिक क्या है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण में सबसे बड़ा है, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है 975.20 वर्ग किलोमीटर दायरे में यह फैला है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। और यदि हम बात करें सबसे छोटा वन्यजीव विहार जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण में भी सबसे छोटा है, तो वो मसूरी वन्यजीव विहार स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। 10.82 वर्ग किलोमीटर दायरे में फैला है ये। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो रहा बड़ा और छोटा। ठीक है, मैंने अभी आज की श्रृंखला में जो आपको ये बताए, एक तो आपको राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया और उसके पश्चात वन्यजीव विहार के बारे में हमने आपको बताया। यदि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। ऐसी ही वीडियो आपके समक्ष हम लेते हुए आएंगे। जो अगली श्रृंखला जो रहेगी, इससे जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो संरक्षित आरक्षित जो क्षेत्र हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।